हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम शीतल है और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। अगर पहली बार आपको मेरे क्लासेस को देख रहे हैं तो आप ये जरूर देख सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस किया है, कितने बार जो है नेट निकाल रखा है। और उसी के साथ आज का जो टॉपिक्स है उस पर सीधा चलता है कि कौन सा आज जो है टॉपिक हम करने वाले हैं। हमने एक बेसिक शुरू करी है और ये जो थॉमस एक्विनास के बारे में जो है आप सभी लोगों को क्वेश्चन जो है आपके यूजीसी नेट जीआरएफ में क्वेश्चंस आपको दिखते होंगे, है ना। बट आपको एज सच कोई भी आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स लेते हो या फिर आप जब देखते हो कि सिलेबस जो है यूजीसी नेट का, उसमें भी जो है इसका सिलेबस जो है उसमें इंक्लूड करते हुए नहीं देखे होंगे। बट इसका सवाल आता है, हाँ, इतना ज्यादा सवाल नहीं आता, एक दो सवाल आपके पीवाईक्यूज में देखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए ये जो सीरीज है ना, ऐसा टाइप का मैं सीरीज जो है मैं अब डेली बेसिस पे लेकर आ रही हूँ आप सभी लोगों के लिए, जिसमें आज जो है उसका शुरुआत जो है मैं थॉमस एक्विनास से करूंगी। और ये थॉमस एक्विनास में ना सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं, बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए एग्जाम होते हैं ना पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ, जिसपे आपको एचपी सेट आने वाला है वो, या फिर आपका जो ये राजस्थान का जो सेट है असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो है ना। तो उससे लेकर राजस्थान के एपी हो गया या फिर सेट सीरीज हो गया, जो आपके डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से सेट पेपर्स होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पेपर होता है, उसमें ना इन सब चीजों के जो क्वेश्चंस है ना बहुत आता है। ठीक है, इसीलिए ऐसे बाहर के जो टॉपिक्स है ना उसको भी करना जरूरी है, नॉट ओनली फॉर नेट बट ऑल्सो फॉर अदर्स पेपर्स ऑल्सो। ठीक है, इसीलिए चलो शुरू करते हैं, आज थॉमस एक्विनास के बारे में जानते हैं। थॉमस एक्विनास के पॉलिटिकल फिलोसफी को लेकर ऐसा क्या उनके विचारधारा है वो जानने की कोशिश करते हैं। थॉमस एक्विनास जो है ना वो आपका जो है 1225 एडी, यानी कि आपके 1225 एडी में ये जो है पैदा हुआ था। ठीक है, और ये एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था इटली में। ठीक है, और ये कुछ टाइम पीरियड बाद ये जो है ना एक बहुत बड़ा एक प्रोमिनेंट फिगर बन गया, यानी कि बहुत बड़ा एक बंदा बन गया डोमिनिका ऑर्डर के। ठीक है, तो एक जो डोमिनिका नाम के एक ऑर्डर चल रहे थे, डोमिनिकन ऑर्डर वहां पे इटली में, तो उसका एक बहुत बड़ा इंसान बन गया, मतलब एक ऊपर लेवल का जो बंदा होता है ना वो बन गया। ठीक है, काम काज करने में जो ऊपर स्तर पर रहता है वैसे। ठीक है, और उनका जो एजुकेशन है ना उन्होंने अल्बर्ट मैग्नस नाम के जो बंदा है उसके अंदर किया था, और उसने थियोलॉजी पे मास्टर किया है और एरिस्टोटेलियन फिलोसफी को लेकर। ये जो है ना इसको आप अपने दिमाग पे बिठा दो, याद कर लो, इसको भूलना नहीं है कि उन्होंने एरिस्टोटेलियन फिलोसफी को पढ़ना है, क्योंकि हर बार जो है इस पे ना सवाल जो है वो पूछा जाता है, और आपको जो है इसको जानकारी रखना, इसके बारे में जो है जानना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एरिस्टोटेलियन फिलोसफी के बारे में जो है ना आपको सवाल ऑलरेडी यूजीसी नेट पे भी पूछा गया है। ठीक है, और इनका जो काम है उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स करके एक काम है, उसमें उन्होंने एरिस्टोटल के ऊपर कमेंट्रीज किया है, मतलब बातें बोला है एरिस्टोटल के ऊपर, और उसको किस तरीके से जो है कैथलिक चर्च जो होता है ना वो उसने इन्फ्लुएंस किया है। आपने सुना होगा कि मतलब आपको सुना क्या होगा, आपको पता ही होगा कि आपका जो यूरोप है वो चर्च क्रिश्चियनिटी इन सब से बहुत प्रभावित था, है ना, पोप कल्चर से बहुत प्रभावित था। तो इसीलिए आपका जो उस टाइम पीरियड में ना जब आपका थॉमस एक्विनास था उस टाइम पीरियड में उसको भी कैथलिक चर्च जो है ना उसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करी है। ठीक है, तो 1323 में लिखी गई उनके जो फिलोसॉफी है वो ज्यादा उभर के आने लगी। किस पॉप के बाद, पॉप लियो 13 के बाद जो है
पोप लियो 13 जो है उन्होंने एडवोकेट किया था उसका जो स्टडी है काउंटर लिबरल थॉट के ऊपर। तो इसके बाद जो है ना थॉमस एक्विनास के जो फिलोसॉफी है वो ज्यादा उभर के आ गई, लोगों को जानने पहचानने से लग गया। ठीक है। और आपका जो थॉमस एक्विनास है एक बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर थिंकर है जब हम कैथोलिसिज्म के बारे में बात करते हैं तो। ठीक है। अब देखते हैं उनके लाइफ और एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी पढ़ते हैं तो हमारा जो है उसमें हम हमेशा लाइफ के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में हर एक थिंकर का पढ़ते हैं। तो लाइक वाइज हम एक्वेनास के बारे में भी इस तरीके का जो है चीजें जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है। अर्ली लाइफ में यानी कि शुरुआती तौर में उसमें क्या, जैसे कि अभी मैंने बोला आपको 1225 एडी में आपका जो एक्वेनास है वो पैदा हुआ था एक्विनो इटली। एक्विनो इटली पे, मतलब एक्विनो नाम के एक जगह है इटली में, वहां पे जो है वो पैदा हुआ था। नोबल परिवार सा था, मतलब ठीक ठाक सी परिवार सा था। और उनका जो कनेक्शन है ना यूरोपियन रॉयलिटी यानी कि जो उस टाइम पे राजा महाराजा जो हुआ करते थे ना उनके साथ उनका अच्छा खासा कनेक्शन था। इनके जो बाप थे ना वो काउंट ऑफ एक्विनो। ठीक है। हिज फादर वाज काउंट ऑफ एक्विनो एंड हिज मदर वाज काउंटेस ऑफ टीनो। ठीक है। मतलब एक्विनो का काउंट ऑफ एक्विनो था और उनके मदर जो था ना वो काउंटेस ऑफ टीनो था। मतलब रॉयल फैमिली का कुछ जो सर्टेन कनेक्शन होता है ना वो है ये। ठीक है। अब एजुकेशन के बारे में देखते हैं। उनका जो एजुकेशन था ना मतलब हर किसी का जो एजुकेशन जिस तरीके से शुरू होता है फॉर्मल एजुकेशन उस तरीके से उसने शुरू करा 1230 में। और वो कहाँ पे शुरू करा, बेनेडिक्टाइन मोनास्ट्री ऑफ मोंटे कैसीनो, इस जगह पे उन्होंने अपने जो एजुकेशन है वो शुरू करा। उसके बाद जो है ना उन्होंने बाद में डोमिनिकन ऑर्डर को ज्वाइन करा और एल्बर्ट मैग्नस जो अभी मैंने बताया था उसके अंदर जो है उन्होंने स्टडी करा था, है ना। और वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में उसने स्टडी करा है। जब मैंने बोला था ना एरिस्टोटल के फिलोसॉफी के बारे में स्टडी करा, है ना। तो वो चीजें जो है उन्होंने एल्बर्ट मैग्नस के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में स्टडी किया है। ठीक है। अब उसके करियर को देखते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीजें लिखी है। 18 साल जब वो पेरिस, नेपल्स और वेटो, मतलब कहीं ऐसे जगह, रोम, वहां पे जब वो थे ना तब उन्होंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है और उन्होंने बहुत सारे चीजें जो है वो लिखे भी है। ठीक है। उस टाइम पीरियड में ना सम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स जो है ना, जो मैंने पहले वाला पेज में भी डिस्कस किया था, तो इसको उसने पूरा लिखना कंप्लीट कर दिया 1200 से 1264 में। ठीक है। और उन्होंने सम्मा थियोलॉजिका को लिखना शुरू करा है 1266 में। ठीक है। इसको याद कर लेना। ये दोनों जो नाम है ना आपका, एक तो सम्मा कॉन्ट्रा जेनेटाइल्स 1264 और दूसरा सम्मा थियोलॉजिका 1266। ये दोनों नाम को याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है। अब चलते हैं हम हिस्टोरिकल और इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले आता है रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, मतलब किस तरीके से धर्म और जो दिमाग के जो मूवमेंट है वो कैसे चलता है, उस चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं। 13वीं सेंचुरी में उस टाइम पे ना मतलब आपका जो धर्म को लेकर जो एक चल रहे थे चीजें। ठीक है। और इंटेलेक्चुअल चेंज को लेकर, ठीक है, दिमागी तौर से धर्म को लेकर जो चीजें चल रहे थे उसको किस तरीके से हम दिमागी तौर से चेंज कर सकते हैं, वो एक पीरियड चल रहा था। और उसको मार्क करते हैं आपके किसके राइज से, फ्रांसियन एंड डोमिनिकन ऑर्डर्स के राइज से, उसके उभर के आने से। और उनका जो यूनिवर्सिटी था ना वो और ज्यादा फ्लोरिश हो गया।
ठीक है, उभर के आ गया लोगों के सामने, उनके बारे में लोगों को जानने लग गए, पहचानने लग गए। इसलिए इनका जो राइज है फ्रांसिस्कन और डोमिनिकन ऑर्डर्स के, और उनके जो यूनिवर्सिटी है वो और ज्यादा फ्लोरिश हो गया। उस चीज से मार्क करते हैं आपका किस तरीके से जो है रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल चेंज जो है ना वो लाया जा रहा था 13th सेंचुरी के पीरियड में। अब देखते हैं स्कॉलास्टिक्सिज्म में आपका वो गोल्डन एज ऑफ स्कॉलास्टिसिज्म माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो फेथ और रीजन को ना जुड़ने की बात करता है, आपके विश्वास और उससे रिलेटेड रीजन, यानी कि आप कुछ चीज पे विश्वास कर रहे हो तो उस विश्वास को क्यों है, उसका जो रीजन है ना, उन दोनों चीज को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे हेलेनिज्म एंड क्लेरिकलिज्म टू यूनिफाई ऑल नॉलेज। हेलेनिज्म नाम के और क्लेरिकलिज्म नाम की जो स्टडी है ना वो यूज करके आपका जो नॉलेज है उसको यूनिफाई करना, मतलब एक एकजुट में इस तरीके से रखना। ठीक है, अब तीसरे में चलते हैं एरिस्टोटेलियन इन्फ्लुएंस को लेकर, कि किस तरीके से जो है एरिस्टोटल के काम ने ना इन्फ्लुएंस किया उसको, आपका जो है आपके एक्विनास को मतलब इन्फ्लुएंस किया है वो देखते हैं। आपका जो एरिस्टोटल का जो काम है ना वो लैटिन में ट्रांसलेट किया गया, उसके बाद जो है यूरोप में ना, पूरे यूरोप में मिल रहा था आपका जब लैटिन में ट्रांसलेट हुआ। ठीक है, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग था, उनका जो थियोरेटिकल व्यू होता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बट बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन को ना इन्फ्लुएंस करा था एरिस्टोटल के आइडियाज से। ठीक है, उसमें भी एक जो है आपका थॉमस एक्विनास निकली, जिसने एरिस्टोटल के फिलोसॉफी ने उसको कहीं बहुत ज्यादा जो है उसको इन्फ्लुएंस किया है। अब देखते हैं किस चीज पे, किस आधार पे जो है इन्फ्लुएंस किया है थॉमस एक्विनास को। क्रिश्चियनिटी थियोलॉजी एक तो, ठीक है, क्रिश्चियनिटी थियोलॉजी जो है ना उन्होंने सबसे पहले, यानी कि प्राइमरी इन्फ्लुएंस जो है ना वो क्रिश्चियनिटी थियोलॉजी ने किया। उसके वजह से उनके जो फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस जो होता है ना, मतलब फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट आइडियाज, या फिर इनके जो थियोलॉजिकल इंक्वायरीज जो होता है वो चीजें जो है ना वो उनका जो है शेप करता चला गया। उनका जो व्यू है ना वर्ल्ड को लेकर, वो डिवाइन रेवलेशन के लेंस से वो देख पाते थे। ठीक है, मतलब जो क्रिश्चियनिटी में चीजें बता रहे थे, डिवाइन इंटरवेंशन की चीजें बता रहे थे, उस चीजों के लेंस, यानी कि उसके थ्रू, उस जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी दिखाना चाह रहे थे ना उसी तरीके से आपके एक्वानास भी देखने लग गए थे चीजों को। ठीक है, और आपका जो है एरिस्टोटल जो है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं वो देखते हैं। एरिस्टोटल ने ना उनके फिलोसफी को कुछ ज्यादा हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस किया गया है। एक्वेनास जो है वो एरिस्टोटल के टीचिंग और क्रिश्चियनिटी के जो डॉक्ट्रिन थे ना उस चीज से वो आर्ग्यू करने लग गए कि रीजन और रेवलेशन जो है ना वो कुड यील्ड अ कंप्लीट इंटेलेक्चुअल सिस्टम। मतलब आपका जो है एरिस्टोटल के टीचिंग और आपके क्रिश्चियनिटी की डॉक्ट्रिन्स को उन्होंने रिकंसाइल किया है। उसके बाद वो आर्ग्यू करता है कि आपका जो रीजन है ना और आपका जो रेवलेशन है वो एक इंटेलेक्चुअल सिस्टम को पूरा तरीके से कंप्लीट फॉर्म में बना सकता है। ये उसका इन्फ्लुएंसेस जो है ना किस तरीके से इस लेवल तक लेकर आया है वो चीज जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अब इनका जो मेजर काम है ना एक्विनास का, मेन वर्क जो है वो क्या है, सुमा थियोलॉजी का, जो उन्होंने 1266 में लिखना शुरू किया है। तो उसमें सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन किया है उसने एक, उसमें क्या देखने को मिला, 1265 और 1273 के बीच में उसने लिखा है। और इसका जो सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ हिज व्यू है ना वो मैनुअल ऑफ थियोलॉजी फॉर बिगिनर्स था। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। मैनुअल फॉर थियोलॉजीज फॉर बिगिनर्स, तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो
गॉड के साथ डील करता है और उनके क्रिएशन को लेकर। सेकंड जो है वो एथिक्स के साथ डील करता है। ठीक है, ये याद कर लेना, तीन पार्ट में, तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा जो है भगवान और उनके क्रिएशन को लेकर, सेकंड हिस्सा जो एथिक्स को लेकर, और लास्ट पार्ट जो है वो जीसस क्राइस्ट को लेकर, और आउटलाइन करता है किस तरीके से भगवान और उनके जो क्रिएशन है उसको अंडरस्टैंड करने की, समझने की जो कोशिश जारी है, उस चीज को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, आउटलाइन करता है। उसके बाद जो है उनका अनफिनिश वर्क जो उसने लिखा था पर फिनिश नहीं हो पाया था, उसका जो काम है वो है आपका सेंट थॉमस, ये आपका सुमा थियोलॉजिका, ये जो है ना उनका अनफिनिश वर्क है। मतलब लिखा गया था बट खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे मिस्टरिकल एक्सपीरियंस हो गया था 1273 में, उसके वजह से उनके काम में ना रुकावट आ गया था। ठीक है, मतलब किसी को नहीं पता कि ऐसे क्या हुआ है आपके सेंट एक्विनास के साथ, बट जो है ना उन्होंने काम करना तो शुरू किया, बट 1273 में ऐसे कुछ चीज हुआ जिसके वजह से उनका जो काम है ना वो रुक गया। अब देखते हैं किंगशिप और पॉलिटिकल फिलोसफी को लेकर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा ना आप सभी को? किंगशिप और पॉलिटिकल फिलोसॉफी को लेकर ये पार्ट जो है वो बोल रहा है कि आप सबसे पहले जो है हम देख पा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर वो डिस्कस करता है कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट को क्लासिफाई कर सकता है और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अच्छा बुरा, जो गवर्नमेंट होता है ना, जो सरकार होता है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। वो उसको वो ये भी बोलता है कि हमें किंगशिप को कंसिडर करना चाहिए, और क्योंकि वो बेस्ट फॉर्म होता है आपके गवर्नमेंट चलाने में, और टायरनी जो होता है ना वो वर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, आपका जो इक्वनास के हिसाब से जब गवर्नमेंट को हम क्लासिफाइड करते हैं, गवर्नमेंट के बारे में हम देखते हैं, तो उनका जो बेस्ट फॉर्म होता है ना वो किंगशिप होता है, यानी कि मोनार्की जो है वो बेस्ट फॉर्म माना जाता है। और आपका जो टायरनी जो होता है ना वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ मोनार्की। किंगशिप जब बोलता है तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जब आप मैं मोनार्की बोलती हूँ यानी कि राजतंत्र जो होता है ना वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो माना जाता है। पॉलिटिकल अथॉरिटी को देखते हैं, जब हम पॉलिटिकल अथॉरिटी को देखते हैं तो पॉलिटिकल अथॉरिटी जो होता है ना वो भगवान के पास से आता है। ठीक है, वो फिर भगवान से फिर कम्युनिटी को पास थ्रू करता है, फिर पीपल जो होता है ना वो अथॉरिटी को डेलीगेट करता है मोनार्किकल फॉर्म में, अरिस्टोक्रेटिक फॉर्म में, या फिर रिपब्लिकन सरकार के फॉर्म में, अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से जो पावर होता है ना, अथॉरिटी जो होता है ना वो डिवाइड कर लेते हैं, या फिर लोगों को मतलब लोग जो है वो डिसाइड करता है कि किस तरीके का सरकार जो है वो चाहिए। जैसे कि कोई मोनार्किकल होता है, कोई एरिस्टोक्रेटिक होता है, या फिर कोई रिपब्लिकन गवर्नमेंट भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है हमें देखना चाहिए, प्रमोटिंग वर्च्यू, किस तरीके से जो है वर्च्यू को प्रमोट कर देना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ना सरकार के, वो वर्च्यू को प्रमोट करना इंसानों के बीच में, और उनको अपना इटर्नल सल्वेशन यानी कि मोक्ष प्राप्ति करना, उसको अचीव कर पाना, वो उसको प्रमोट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो जज किया जाता है इन चीजों के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, किस तरीके से वो जो है मदद कर रहा है वर्च्यू को लोग तक पहुंचाने में और उनको मोक्ष प्राप्त करने में, उससे जज किया जाता है। ठीक है, ये है आपका पॉलिटिकल फिलोसॉफी में किंगशिप का जो आइडिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि आपको थॉमस एक्विनास जो है ना उसके व्यूज जो होता है आपके स्टेट को लेकर, आपके गवर्नमेंट को लेकर, उस पे देखते हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। इंसान जो होता है ना, हर ये तो लाइन हर किसी ने सुना होगा, मैन इज सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, है ना। तो आपका एक्वनाल भी बोलता है कि आपका जो मैन है ना, इंसान जो होता है वो सोशल भी होता है और पॉलिटिकल एनिमल भी होता है। सोशल यानी कि सोसाइटी में रहने वाले, जो सोसाइटी के साथ रह सके, है ना। और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक एनिमल, और वो रीजंस के साथ ड्राइव करता है, लोगों के साथ एसोसिएशन बनाता है। आप भी सोचो ना, कोई एक इंसान अकेले इतने दिन तक रह पाता है कि नहीं रह पाता है? नहीं रह पाता ना। तो इसी तरीके से जो है, इंसान जो है, मैन बाय नेचर जो है ना, वो सोशल एनिमल होता है। ठीक है। तो ये बात आपके स्टेट और गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना, वो इक्वानास बोलता है। तो उसके बाद जो है हम दूसरे में जाएंगे, वो है स्टेट इज नेचुरल। मतलब आपका स्टेट जो होता है वो ऑर्गेनिक तरीके से होता है। ठीक है। अरिस्टोटल भी जैसे बोलते हैं ना, उसी के तरह आपके इक्वानास भी ये कंक्लूड करता है कि स्टेट जो है ना, वो नेचुरल होता है इंसानों के ऊपर, और एम करता है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को अच्छा और वर्चुअस लाइफ जी सके। इस चीज के ऊपर जो है हम टारगेट करता है, हम एम करता है। लास्ट में हम पढ़ेंगे अब मोनार्की के बारे में, कि क्यों जो है उसने मोनार्की को प्रिफर किया है, उसको गुड, वेरी गुड सरकार यानी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्यों बोला गया था आपके एक्वानास ने। वो मोनार्की को इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि उन्होंने देखा कि यूनिवर्स जो है ना, वो एक भगवान के अंदर जो है चल रहा था। और उस टाइम पे जब भगवान के अंदर चल रहा था, तो उसने देखा कि सही तरीके से चल रहा था। तो इसीलिए वो इस चीज को यानी कि मोनार्की को बेस्ट मॉडल फॉर बेस्ट गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है। इस वजह से मोनार्की को मॉडल फॉर बेस्ट गवर्नमेंट बोला जाता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के ऊपर। ठीक है, शायद आपको मिट गया होगा, देख नहीं पा रही होगी, व्हाइट में लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के ऊपर। किस तरीके से हम लॉ को क्लासिफाई किया जा सकता है? चार प्रकार में हम जो है लॉ को क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले जो आता है ना, वो है इटर्नल लॉ। नीचे से आना चाहिए वैसे, बट ऐसे ऊपर से वो आ रहा है 1 2 3 4, बट वैसे नीचे से, जैसे हम उसका पढ़ते हैं ना, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, उसमें भी तो नीचे से ऊपर चलता है ना। तो लाइकवाइज ये भी ऐसे ही है, नीचे से ऊपर। तो इटर्नल लॉ आता है सबसे पहले, जहां पे हम रीजन जो है ना वो एग्जिस्ट करता है माइंड में भगवान के, और गवर्न करता है एंटायर यूनिवर्स को। ठीक है। इटर्नल लॉ यानी हमारे अंदर जो कानूनी तौर पे, मतलब हम कुछ करना चाह रहे हैं तो अपनी ब्रेक लगा ली ये सोच के कि भगवान बुरा मान जाएगा। तो ये होता है हमारा इटर्नल लॉ, जो हमारे दिमाग पे जो विश्वास है, जो चीज पे हम बिलीव करते हैं, उसके हिसाब से जो है गवर्न कर दिया पूरा यूनिवर्स को। उसके बाद जो आता है डिवाइन लॉ। ठीक है। कमांडमेंट ऑफ गॉड इन स्क्रिप्चर, अ गिफ्ट ऑफ गॉड ग्रेस टू हिज चूजन पीपल। मतलब ये जो होता है ना, गॉड का कमांडमेंट होता है। ठीक है। और ये जो है सिर्फ भगवान के चुने गए जो लोग होता है ना, उनको ही मिलता है, और वही जो है वही कानून बनाता है आपका डिवाइन लॉ। और इसी टाइम पीरियड में तो था जब पोप जो है, जैसे कि आपका चूजन लोग, मतलब आपका जो पोप है वो चूजन लोग है भगवान ने। तो वो फिर भगवान क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलते हैं कि किस तरीके से हमें जो है फंक्शन करना चाहिए, ये सारा कुछ जो है वो बताने लग जाता है हर एक इंसान को। और इंसान जो है, जो पोप ने कह दिया वही ओबे करता है, क्योंकि वो भगवान को नाराज नहीं करना चाहते। तो यही सब जो है ना वो डिवाइन लॉ में आता है। अब चलते हैं नेचुरल लॉ में। नेचुरल लॉ में जो होता है, वो डिवाइन रीजन जो है ना ह्यूमन बींग्स पे, उसका रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। और वो गाइड करता है किस तरीके से
से हम सोसाइटी में अच्छी तरीके से रहे और अच्छे चीज को हम ढूंढते रहे, ठीक है। और वो मतलब नेचुरल प्रोसेस जो होता है अपने आप जो है वो ऑर्गेनिकली होता है। लास्ट में हम देखेंगे ह्यूमन लॉ को लेकर, वो डिराइव करता है नेचुरल लॉ से और सबॉर्डिनेट एंड वैलिड ओनली इफ इट अलाइंस विद नेचुरल लॉ। ह्यूमन लॉ जो है ना वो आपका जो है नेचुरल लॉ से ही आया है, बट ये जो है वैलिड होता है ओनली इफ जब ये नेचुरल लॉ के साथ अलाइनमेंट बैठाता है तब, ठीक है। तो आई होप आपको 4 प्रकार का जो लॉज है उसको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चर्च और स्टेट का जो रिलेशनशिप है और उनका जो लिगेसी है उसके ऊपर, ठीक है। सुपेरियोरिटी ऑफ द चर्च, किस तरीके से जो है उनका जो है हाथ ऊपर होता है आपके चर्च के, ठीक है। वो डिफेंड करता है सुपेरिटी ऑफ द चर्च को, कि आपका जो चर्च है वो सुपीरियर जो दिखाता है ना अपना, कि चर्च का जो बोलना है वो हर किसी को मानना पड़ेगा, और उस चीज को वो डिफेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि हर किसी के बिलीफ, एक फेथ जो होता है ना वो है, इसीलिए जो है वो डिफेंड कर पाता है सुपीरियरिटी को, और एक्नॉलेज भी करता है स्टेट की लेजिटिमेट रियल्म ऑफ एक्टिविटी को। मतलब किस तरीके जो है जो स्टेट है उनका जो लेजिटिमेट एक्टिविटी जो होता है ना उसको भी एक्नॉलेज किया जाता है, ये जब आपके चर्च को डिफेंड करता है तब, ठीक है। नेक्स्ट इज लिबरेशन ऑफ मिडेबल थॉट, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि फेथ और रीजन जो है ना वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब जो हमारे भरोसा, हमारे विश्वास जो है वो और आपका जो मतलब है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि जब मिडेबल थॉट को लिबरेट करते हैं ना तो उस टाइम पे हमेशा जो है हम ड्यूअलिज्म यानी कि डबल साइडेड टेस्ट जो है ना वो हमेशा हमें देख सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस और वेस्टर्न थॉट, किस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस किया जा रहा था चर्च ने, आपके चर्च स्टेट रिलेशनशिप ने, वो देखते हैं। His influence on Western thought is considerable, मतलब इनका जो इन्फ्लुएंस है ना वेस्टर्न थॉट के ऊपर वो हम कंसिडर कर सकता है, क्योंकि वो मॉडर्न फिलोसफी को शेप करता है, उनके एथिक्स को शेप करता है, अच्छे तरीके के बदलाव जो है वो लाता है। नेचुरल लॉ, मेटाफिजिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, इन सब चीज में असर दिखाता है, बढ़िया तरीके से जिंदगी जो है वो जीने की बात करता है ना। तो इसीलिए हमें देखने को मिला है किस तरीके से जो है वेस्टर्न थॉट के ऊपर कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक्वेनस का बारे में जो है मैंने बता दी डिटेल में, और इतना ही काफी है, इससे ज्यादा पढ़ने की और जरूरत नहीं है। अब मैं जो हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसमें देखेंगे कि आपको किस टाइप का जो है क्वेश्चन जो है उसमें फंस रहा है या फिर समझ में आ रहा है। बट उससे पहले मैं आपको जीआरएफ अड्डा प्रीमियम के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसमें हम जो है जून 2025 को टारगेट कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे का मेरे पास टेलीग्राम में ऐसे मैसेजेस आता है ना, कि मैम क्या हमें जो है इस कोर्स को लेना चाहिए, अभी राइट टाइम है कि नहीं है, अभी एग्जाम में कुछ इतने दिन रह गए होंगे तो कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना। बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि हम जो है 2 यूनिट ही कंप्लीट हुआ है अभी, ठीक है। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 आज पूरा कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर 3 जो है वो शुरू कर रहे हैं, आईपीटी यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और शुरुआत से अगर आपने बैच ज्वाइन किया ना, यानी कि यूनिट के शुरुआत से जब आप बैच ज्वाइन करते हैं ना तो बहुत फायदा मिलता है। बाकी जो है आपको वो भी करवा दिया जाएगा, बट उसी के साथ जो है ना आपको अगर यूनिट से शुरू होने के टाइम में आपने ज्वाइन किया है तो सबसे बढ़िया फायदा है आपके लिए। और इसमें हम बेसिक्स से पढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने एक्स्ट्रा बेसिक क्लास यूट्यूब पे लेकर आई हूँ जो सिलेबस की बाहर है। तो सोचो हमारा पेड कोर्स में तो कितने किस तरीके का जो टॉपिक्स है वो पढ़ाते होंगे और कितना इन डेप्थ पढ़ाते होंगे, है ना। तो हमारा लाइफ फाउंडेशन बैच जो होता है ना वो बेसिक्स से होता है, कंप्लीटली लाइफ होता है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करते, डेली जो
क्लासेस होते हैं, उसकी क्विजेस होती है, पीडीएफ दिया जाता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रहता है, उसके साथ साथ आपको हैंडबुक रहता है, और डाउट क्लियरिंग सेशंस जो है वो हर 5th क्लास में हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, और आपका जो डाउट्स है वो बकायदा क्लियर किया जाता है। 10 साल का प्रीवियस ईयर्स पेपर डिटेल सॉल्यूशंस के बाद वैसे ही प्रोवाइडेड है आपको कोर्स लेते ही, और उसके साथ साथ जो है ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो काजू कतली के ऊपर जो सिल्वर पेपर लगाते हैं ना, वो ये है आपका 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है। क्योंकि जब आप हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना, तो अपने आप पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है, और आपका तैयारी जो है किस लेवल पे हो और क्या करना चाहिए। तो ये आपको प्रोवाइड किया जाता है पूरा कंप्लीट कोर्स में, और कंप्लीट स्टडी प्लानर के साथ। और ये आपको पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके बारे में बोल रही हूँ। और अगर आपको सिर्फ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आपने डिसाइड करना है मुझे पेपर 2 में ये मैम से पढ़ना है, तो आप बिल्कुल आ सकते हो मेरे क्लासेस में। नहीं तो आप पेपर 1 पेपर 2 लेना चाहते हो वो भी बिल्कुल कर सकते हो। अगर मेरे से पूछे कि आपको क्या करना चाहिए, मैं तो बोलूंगी आप दोनों पेपर को लीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो है कट ऑफ दिन ब दिन हाई होते जा रहा है। इस बार का जो कट ऑफ था 234, यानी कि आपको एटलीस्ट 117 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा 150 क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो बहुत कम जो है गैप रह रही है, इसलिए दोनों जो पेपर है उसमें अच्छा करना जरूरी है। इसलिए मैं तो आपको रेफर करूंगी दोनों पेपर 1 और पेपर 2 लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी कि मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगी, और ये आपका प्रीवियस ईयर्स पेपर है सेट का, एचपी सेट, यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो सेट था ना, उसमें पूछा गया सवाल है ये। कौन सा ऐसा बुक है इनमें से जो बुक दिया हुआ है जो थॉमस एक्विनास से रिलेटेड नहीं है, जो थॉमस एक्विनास ने लिखा नहीं है। अगर जिस बच्चे ने हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का क्लासेस लिया होगा, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि कौन सा ऐसा बुक है जो लिखा नहीं है थॉमस एक्विनास ने। हमने वैसे तो सुमा थियोलॉजिका के बारे में तो अभी पढ़ा है ना, और हमने किंगशिप के बारे में भी पढ़ा। ये बुक के बारे में हमने नहीं पढ़ा, बट इसको छोड़ दो, हमें समझ में आया चलो। बट हमने ये जरूर पढ़ा था जब हमारे वेस्टर्न थॉट की क्लास होती है कि सिटी ऑफ गॉड जो है ना वो थॉमस एक्विनास ने नहीं लिखा। इसलिए आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि कौन सा ऐसा आपका जो है नाम है इन चारों में से जो थॉमस एक्विनास को ना एजर्ट करते हैं कि अथॉरिटी ऑफ पावर जो होता है ना वो भगवान से डिराइव किया गया है। ये राजस्थान सेट 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आंसर करेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर है। ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी आपका लुइस गैब्रियल दी बुनाल, ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये मैंने हाल ही में राजस्थान सेट का पीवाईक्यू करवाया था, उसमें भी ये जो क्वेश्चन है ये करवाया था। लुइस गैब्रियल दी बुनाल, ये जो है इसको इसने थॉमस एक्विनास को एजर्ट किया था, कहा था कि आपका अधिकार और शक्ति जो है ना ये भगवान से प्राप्त किया गया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा कानून है जो हम माइंड ऑफ गॉड जो है उसके अकॉर्डिंग, आपके थॉमस एक्विनास के अकॉर्डिंग माइंड ऑफ गॉड से रिलेटेड है, ठीक है। इटर्नल लॉ, आपका नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, या फिर आपका ह्यूमन लॉ। भगवान से रिलेटेड सबसे ज्यादा मैंने क्या कहाँ पे बोला जब अभी एक्सप्लेनेशन किया, और ये तो 2024 का पीवाईक्यू है, और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, है ना।
ऑप्शन नंबर ए इटर्नल लॉ, जहाँ पे जो है भगवान से कनेक्टेड चीजें जो होता है ना, अभी मैंने अभी हाल ही में पढ़ाया इटर्नल लॉ। अब चलते हैं नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन में। थॉमस एक्विनास ने उनके बुक सुमा थियोलॉजिया जो है उसमें पोर्ट्रे किया था स्टेट को, किस तरीके से पोर्ट्रे किया था? सिटी ऑफ गॉड, मैग्नीसिया, परफेक्ट कम्युनिटी या फिर कोइनोनिया? किस तरीके से? ये भी राजस्थान सेट का 2020 का पीवाईक्यू है। देखो दो दो सवाल तो आ गया यहाँ से इक्वनास से। तो देखो कितना इम्पोर्टेंट है आपको ऐसे बाहर से ये सब चीज भी पढ़ना, नहीं तो आपका मार्क्स चला जाएगा ऐसे ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिटी ऑफ गॉड हो ही नहीं सकता। कोइनोनिया ये क्या है मैं नहीं पता, मैग्नेशिया भी नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज परफेक्ट कम्युनिटी। एक्वानास ने उनका बुक सुमा थियोलॉजिया में स्टेट को परफेक्ट कम्युनिटी के तरह पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है। Next question. Thinker who had accepted the fundamental of Aristotle political thought in the medieval period was? ये यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, देख लो। यूजीसी नेट पे भी पूछा जाता है, उसका पीवाईक्यू है। आपका सिलेबस में इक्विनास नहीं है बट फिर भी पूछा जा रहा है इक्विनास से क्वेश्चन, कि आपका जो एरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट का मतलब फंडामेंटल ऑफ एरिस्टोटल पॉलिटिकल थॉट को मिडिबल पीरियड में कौन सा ऐसा थिंकर है जिसने एक्सेप्ट किया है? यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर। आंसर तो आपको पता होगा, अभी जब मैंने आपको बोला था एरिस्टोटेलियन फिलोसॉफी के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। मैंने आपको ये बोला था एरिस्टोटेलियन फिलोसॉफी के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि एक्वनास जो है एरिस्टोटेलियन फिलोसॉफी को सपोर्ट करता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेंट थॉमस एक्वनास, ठीक है। तो बस यही 5 क्वेश्चन था जो मैं आप सभी के लिए लाई हूँ। और आपको अगर फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो, जीआरएफ अड्डा टीम जो है आपने जीआरएफ अड्डा हेडक्वार्टर यानी जयपुर गोपालपुरा में आप सभी लोगों के लिए ऑफलाइन क्लासेस जो है वो जारी कर दिया है। और 3 दिन का डेमो सेशन जो है ना आप ले सकते हैं, जिसमें 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका जो क्लासेस है वो आप ले सकते हो डेमो सेशंस, ठीक है। उसमें ये जितने भी फीचर्स है ना ये आपको कोर्स के साथ प्रोवाइड किया दिया जाता है। और अगर आपको कुछ भी डिटेल इंक्वायरी करना है तो ये जो नंबर है ना नीचे दिया हुआ, इसमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर पसंद आया तो सेशन को जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमारे जीआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर कुछ भी आपको नोटिफिकेशंस क्लासेस के लिए अपडेट्स वगैरह कुछ भी जानना चाहते हो तो जीआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल फॉलो करना और कनेक्टेड रहना। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मिलते हैं कल 3 बजे। बाय बाय, टेक केयर।